स्टूडेंट्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि कल आप लोगों का प्री बोर्ड का पेपर हुआ, जिसमें इतिहास का पेपर था और इस इतिहास में तीनों बुक से क्वेश्चन पूछे गए थे। उसमें से पहले बुक के तीसरे चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए थे, जिसमें एक क्वेश्चन था विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिता क्यों महत्वपूर्ण रही होगी, और दूसरा दोस्तों क्वेश्चन था कि महाभारत संपूर्ण साहित्य का प्रतिनिधित्व करते हुए भारतीयों की आत्मा की अगाध गहराई को एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। युक्ति युक्त तर्क देकर के स्पष्ट कीजिए। दोस्तों आज मैं अपने लेक्चर में इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहला जो क्वेश्चन है विशिष्ट परिवारों में, पहले बुक की दोनों क्वेश्चंस हैं जो मॉर्निंग शिफ्ट में हुए थे पेपर। विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिता क्यों महत्वपूर्ण थी, अक्सर क्वेश्चन आता है और बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको तो सभी बच्चों ने किया होगा। लेकिन एक ऐसा अचानक क्वेश्चन पूछा कि महाभारत संपूर्ण साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है और भारतीयों की आत्मा की अगाध गहराई को एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, इसे युक्ति युक्त तर्क देकर के आपको सिद्ध करना था। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन को आज हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही मौखिक तौर पे मैं आपको क्वेश्चन बताने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी के तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति और वर्ग, उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं जो 500 वर्ड में लिखना पड़ता है, वहां जाकर देखिएगा पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसको मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ के सुनाता हूँ कि भारतीय साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार मोरिस विट्स मोरिस विटरविट्स ने महाभारत के बारे में लिखा है कि चूंकि महाभारत संपूर्ण साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है, बहुत सारी और अनेक प्रकार की चीजें इसमें निहित है, भारतीयों की आत्मा की अगाध गहराई को एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, चर्चा कीजिए। यही वो दोस्तों क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी आप देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक को कि तीसरा चैप्टर है, उस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर बहुत ही आसान और सही शब्दों में देने वाला है, जिसको मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं और बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इसमें आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान और बहुत ही सही तरीके से पूछा गया है, बस समझने की जरूरत है दोस्तों। तो दोस्तों मैं ये चर्चा कर रहा था कि महाभारत संपूर्ण साहित्य का प्रतिनिधित्व करते हुए भारतीयों की आत्मा का अगाध गहराई को अंतर्दृष्टि करता है, इसको तर्क सहित आपको बताना है। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इस चैप्टर की शुरुआत में चलते हैं, जहां पर एक टॉपिक है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। वहां देखिएगा 1919 में एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान होते हैं जो इनका नाम होता है बीएस सुठांकर। उनके नेतृत्व में महाभारत को लेकर के एक समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की बात होती है, जिसमें महाभारत के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक चीजों पर बात होती है। तो दोस्तों वहीं से अब ये देखिए दूसरा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी आपको कहता है कि वो एक अंग्रेज अधिकारी है जिसको ये लगता है कि महाभारत संपूर्ण साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें ये दिखाना है कि महाभारत कैसे हमारे समाज में या हमारे यहाँ, वो यही उसके आकलन निकालता है कि कैसे महाभारत जो है वो राजनीति को, समाज को, धर्म को, संस्कृति को और अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है, और इसके माध्यम से हमारे दिलों में कैसे वो एक जगह बना रखा है। इसी चीज को दोस्तों आपको डिफाइन करना था। अब आपको हम लेके चलते हैं महाभारत की तरफ, जहां आपको सबसे पहले आप इसमें अगर क्वेश्चन को लिखना चाहते हैं तो आप इसे लिखिएगा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि महाभारत एक संपूर्ण साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है। क्या लिखेंगे आप कि इसमें कोई संदेह नहीं कि महाभारत संपूर्ण साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है और तत्कालीन भारतीय समाज तथा जनजीवन के सभी पक्षों की एक सुंदर झांकी को प्रस्तुत करता है, क्योंकि भारतीयों की आत्मा की गहराई तक प्रत्येक बात को सोचने और वर्णन करने के लिए मजबूर करता है। अब इसमें आप जब एक्सप्लेन कीजिएगा इस भूमिका के साथ ही, तो इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक, सांस्कृतिक चीजों को भी दिखाने का प्रयास कीजिएगा, उस महाभारत में ढूंढने का प्रयास कीजिएगा कहाँ से वो चीजें दिख रही है और कैसे वो चीजें आज भी हमारे आत्मा में एक अगाध जगह, गहराई तक वो बैठा हुआ है। जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं सामाजिक जीवन का, तो महाभारत में देखिएगा 4 वर्णों की व्यवस्था की गई, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र,
इन चारों के ऊपर पूरी तरह से महाभारत को अच्छी तरह से केंद्रित करने का प्रयास किया गया है। कई बार उसमें इन नियमों को तोड़ा भी गया है। जैसे ऐसा नियम था महाभारत में, उसमें बताता है बुक में कि ब्राह्मण जो हैं वो ब्राह्मण का ही काम करेंगे, क्षत्रिय जो है वो क्षत्रिय का ही काम करेंगे और शूद्र जो शूद्र करेंगे। लेकिन आप द्रोणाचार्य को ले लीजिए, तो द्रोणाचार्य ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय का उन्होंने काम किया था। और इस प्रकार से ये दिखाता है कि कैसे वर्ण व्यवस्था वहाँ पे भिन्नता को दर्शाता है, और आज भी हमारे अंदर ये चीजें बैठी हुई है। ठीक इसी प्रकार सामाजिक में अगर आप दूसरा पॉइंट को लेते हैं, तो स्त्रियों की दशा को ले लीजिए। उसमें दिखाया गया है कि स्त्रियों की दशा अच्छी होती थी। कहीं कहीं पे हालांकि दशा नकारात्मक भी दिखाने की कोशिश की गई है महाभारत में, लेकिन अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण को दोस्तों देखें, तो इसमें साफ आपको दिखाई देगा कि महाभारत में शादी के लिए स्वयंवर की रचना की जाती थी। स्वयंवर होता था और उसके बाद लड़कियों की या महिलाओं की शादी होती थी। आप महाभारत में भी युधिष्ठिर, अर्जुन, इन सब चीज़ों के बारे में आप देख सकते हैं कि कैसे इन लोगों ने स्वयंवर के माध्यम से एक द्रौपदी से शादी किया था। तो इस तरह से दोस्तों वहां पर आपको महिलाओं की अच्छी स्थिति के बारे में दिखाने का प्रयास किया गया है, जो सामाजिक तत्व को दिखाता है। दूसरा दोस्तों वहीं देखिए, अब वीरता का युग था। महाभारत पूरा युद्ध चला, युद्ध चलता था, बड़े बड़े महारथी योद्धा वहां पे होते थे। इसको भी आपको एक्सप्लेन करना है, जो आज भी हमारे समाज में इन चीजों को दायित्व दिया जाता है और हमारे आत्मा को छू करके निकल जाता है। ठीक इसी प्रकार समाज में वहां पर सामाजिक बुराइयों को भी देखा जाए तो कुछ बुराइयां थी। कुछ बुराइयां थी जैसे जुआ खेलना, जैसे वहां पर आप ये देख सकते हैं कि बहु विवाह की प्रथा थी। तो ये कुछ ऐसी बुराइयां थी महाभारत में जो सामाजिक चीजों में दिखाई देती हैं। अदरवाइज और वही चीजें जो आज भी हमारे वर्तमान में इन सारी चीजों को दिखाई देता है। तो दोस्तों मैं इसमें आपको बता रहा था कि जो 5 पॉइंट आपको लिखना है, जैसे पहला पॉइंट है सामाजिक जीवन के बारे में मैंने आपको बताया कि आप 4 वर्ण व्यवस्था के बारे में इस क्वेश्चन में बताइएगा, फिर स्त्रियों की दशा को बताइएगा, वीरता का युग दिखाइएगा और सामाजिक कुछ बुराइयां दिखाने का प्रयास कीजिएगा, जिसके बाद आपका एक पॉइंट ही क्लियर हो जाएगा कि क्या कह रहा है सामाजिक जीवन था। ठीक उसी प्रकार अगर वहाँ के हम राजनीतिक जीवन को देखें महाभारत में, तो ध्यान से उसे गौर से देखने का प्रयास कीजिएगा कि महाभारत जो था वो एक विशाल साम्राज्य को लेकर के इंडिकेट करता है। बहुत बड़ा हस्तिनापुर था, जहाँ पर लेकर के साम्राज्य होता है, 2 भाइयों के बीच में लड़ाई होती है, राजनीतिक टकराहट होती है। तो वहाँ का आप एक पॉइंट जरूर दिखाइएगा कि ये जो है विशाल साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें पांडु, कौशल, पंचाल आदि कई तरह के लोग प्रमुख होते हैं। ठीक इसी राजनीतिक जीवन में दूसरा पॉइंट आप इसमें देखने का प्रयास कीजिएगा कि राज्य की शक्तियां, राजा की शक्ति बहुत होती थी। राजा पहले हुआ करते थे, राजा महाराजाओं का समय होता था। महाभारत में राजाओं की स्थिति को दिखाई गई है। तो राजा की शक्ति कैसे वहां पर हावी रहता था, राजा जो निर्णय लेता था वो सबके ऊपर हावी होती थी। ये राजनीतिक पक्ष में दोस्तों आप एक दिखाने का प्रयास कीजिएगा, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही सॉलिड होता हुआ निकल जाएगा। इसके अलावा अगर आप दूसरे चीज की बात करें कि राजा का जीवन कैसा होता था, वीरकाल का समस्या था, चीजें थी, ठाट बाट का समय होता था, महल बड़े बड़े होते थे, शानदार हुआ करते थे। आप पूरी तरह से आप हस्तिनापुर को देख सकते हैं कैसे सजाया गया था, कैसे चीजें थी, कैसे भव्य समारोह होता था, कैसे राजा बैठता था, आसपास के मंत्री बैठते थे। इन सारी चीजों को अगर आप उसमें दिखाते हैं और ये चीजें आज भी हमारे आत्मा में बैठी हुई है, उन चीजों को हम देखते हैं, महाभारत को जब हम देखते हैं तो इन सारी चीजों को एक छवि के रूप में दिखाने का प्रयास किया गया है, जो आज भी हम उससे कई सारी चीजों को सीख लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको एक चीज बताया कि वहाँ का सामाजिक जीवन कैसा था, वहाँ का राजनीतिक जीवन कैसा था। ठीक इसी प्रकार से वहाँ पर आर्थिक जीवन भी बहुत ही अच्छी था। आर्थिक जीवन में महाभारत को आप ध्यान से गौर से पढ़ने का प्रयास कीजिए, देखने की कोशिश कीजिए, तो वहाँ पे कृषि होती थी। यहाँ तक कि राजा महाराजा भी खेतों में भाग लिया करते थे, खेतियां करते थे, और कृषि पर ही इतने बड़े साम्राज्य का नींव रखा हुआ था। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी साम्राज्य जब बहुत तेजी से आगे निकलता है तो उसकी अर्थव्यवस्था जब स्ट्रांग होती है तभी जाकर के वो बहुत आगे निकल पाता है। जैसे आज देख लीजिए, अमेरिका हो या जापान हो, कोई भी देश हो, उनकी अर्थव्यवस्था ताकत स्ट्रांग है तो आज आगे निकले हुए हैं। उसी तरह से महाभारत की भी कृषि व्यवस्था अच्छी थी। साथ ही साथ पशुपालन था वहां पर, पशुपालन का आप प्रमाण देख सकते हैं बहुत सारे। आप देख सकते हैं जब 5 पांडव जब जंगल में जाते हैं और उनको जब 1 साल के लिए करवास होता है, तो उसमें नकुल और सहदेव जो होते हैं, ये दोनों के दोनों भाई गायों की ही रक्षा करते हैं, गौशाला के रक्षा के लिए इनको रखा जाता है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि महाभारत में पशुओं की कैसे कद्र की जाती थी और पशुपालन कितना तेजी से आगे बढ़ रहा था। इसके अलावा दोस्तों कुछ व्यापार भी था, व्यापार को भी आप दिखा सकते हैं वहां पर कि कैसे व्यापार की तेजी से प्रगति थी। लोग व्यापारी, जैसे आप संघ की, गिल्ड्स की बात कर सकते हैं, अनेक सुविधाएं व्यापारियों को दिया जाता था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण वहां पर निभाता है, तभी जाकर के साम्राज्य इतना आगे बढ़ा था।
इसके अलावा दोस्तों अन्य व्यवसायों के बारे में आप लिख सकते हैं, जैसे बढ़ई, लोहार, सोनार, ये सब भी व्यवसाय महाभारत में देखने को मिलता है, जो आज भी हमारे समाज में ये चीजें अच्छी तरह से दिखाई देती है। इस प्रकार दोस्तों अगर आप देखें तो इसमें ये 3 पॉइंट आपने जो लिखा, ये पॉइंट को डिस्कस करेंगे, तब जाकर के उस व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि ये महाभारत जो है वो एक गहराई तक आत्मा को छूता है। जैसे सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, ठीक इसी प्रकार से अगर धार्मिक जीवन की बात की जाए दोस्तों, तो धार्मिक जीवन में भी आप नए नए प्रकार के देवी देवताओं के बारे में देख सकते हैं। और वहां पर धार्मिक जीवन की जब हम व्याख्या करते हैं महाभारत में, तो आप देखिएगा कि नए देवी देवताओं की पूजा की बात की जाती है। ठीक है दोस्तों, पूजा की, यानी महाभारत में अगर देखा जाए तो अगर आप गौर से देखिएगा महाभारत को, तो महाभारत जो है उत्तर वैदिक काल के समय की चीजों को दर्शाता है, यानी ऋग वैदिक काल के अंतिम अवस्था और उत्तर वैदिक काल के और महाजनपद के समय के चीजों को दर्शाने की कोशिश करता है। तो उस समय आप देखिएगा कि वहां पर नए प्रकार के देवी देवता की पूजा होती थी, जैसे पार्वती की पूजा हो, दुर्गा की पूजा हो, विष्णु की पूजा हो, इन सब चीजों की पूजा होती थी और ये आपको देखने को मिलता है। इसके साथ ही दूसरा पॉइंट भी और है था अवतारवाद का विश्वास। इस समय विभिन्न प्रकार के अवतारों पर भी लोग विश्वास करते थे, क्योंकि उत्तर वैदिक काल की अंतिम अवस्था और महाजनपद की शुरुआत की स्थिति थी और इसी समय भारत में ये महाभारत जैसी घटना घटी थी। अगर आप सूक्ष्म दृष्टिकोण से किसी और बुक को पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों मैं एक चीज बता दूं, इस एनसीईआरटी में ऋग वैदिक काल की कहीं चर्चा नहीं की है, ना ही उत्तर वैदिक काल की गई है। सीधा हड़प्पा के बाद एक ही बार 600 बीसी की बात हो गई है, जबकि 1500 से लेकर के 600 के बीच की जो अवस्था होती है इसको हम लोग वैदिक काल कहते हैं। इसका एनसीईआरटी में कहीं से उल्लेख नहीं होता है, तो ये पॉइंट आपको लेने में दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं। अवतारवाद का विश्वास हो या कर्म के सिद्धांत और पुनर्जन्म की भी बात इसमें की गई थी। पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत की बात होती थी, क्योंकि यज्ञ प्रथा थी, बलि प्रथा थी, ब्राह्मणवाद था, तो निश्चित तौर पे पुनर्जन्म की व्यवस्था थी वहां पर। साथ ही साथ दोस्तों यज्ञों पर बल दिया जाता था, पूजा पाठ होता था। इस पॉइंट को भी आप चाहें तो इसमें दिखा सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बड़ी ही अच्छी तरह से, आप जैसी किताब कहता है कि महाभारत संपूर्ण साहित्य का प्रतिनिधित्व करते हुए भारतीयों की आत्मा की अगाध गहराई को एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, तो आप इसे निश्चित तौर पर कहें कि हाँ बिल्कुल ये बात सही है। महाभारत संपूर्ण साहित्य का प्रतिनिधित्व करते हुए भारतीयों की आत्मा का अगाध गहराई को प्रदान करता है, क्योंकि इसमें जो आज भी हमारे समाज में सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति और यहाँ तक कि सांस्कृतिक स्थिति को भी दिखाता है। क्योंकि आज भी देखिएगा महाभारत से बहुत सारे मूर्तियों के नाटकों को और यहाँ तक कि नृत्य कलाओं को भी आज हम लोग प्रस्तुत करते हैं, विभिन्न तरह के नाटक के माध्यम से, अन्य प्रकार के माध्यम से हम लोग प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीजें आज भी हमारे महाभारत के हमारे जहन में बैठा हुआ है, और इन सारी चीजों को अगर आप इस दोस्तों क्वेश्चन में रिलेटेड कर दिए होंगे तो निश्चित तौर पे ये क्वेश्चन आपका बहुत ही सुटेबल और बैलेंस क्वेश्चन होगा। क्योंकि क्वेश्चन 8 नंबर का है, तो कम से कम 5 से 7 पॉइंट आपको इसमें देना पड़ेगा, जो मैंने आपको 6 पॉइंट बताया। आपको इन 6 पॉइंटों के आधार पर आप क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और लास्ट में आप निष्कर्ष भी लिख सकते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सत्य बात है कि महाभारत भारतीयों की आत्मा की अगाध गहराई को छूता है, क्योंकि आज भी हमें ये देखने को हर प्रवृत्तियां अपने समाज में मिलती है। ये उस समय की बात है जब आपको, जैसे एनसीईआरटी में मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कहता है कि एनसीईआरटी की बुक में स्पष्ट तौर पे वो व्यक्ति था जिसका नाम था इतिहासकार एक मोरिस बीटरविट्स, जो एक अंग्रेज अधिकारी था। इसी को बीएस सुथांकर ने अपना रिपोर्ट जब प्रस्तुत की थी, तो इसको लगा कि महाभारत में वो सारी चीजें हमें देखने को मिलती है जो हमें आज समाज में देखने को मिल रहा है। वो विवाह की बात हो या नियम का बात हो या राजा महाराजा की बात हो, तो इस प्रकार से इन सारे चीजों को एक समाहित करके वो बोलता है कि भारतीयों की आत्मा की अगाध गहराई को अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। दोस्तों आप इसे जरूर देखिएगा, एनसीईआरटी के बुक में 3रा नंबर चैप्टर है, जिसके सबसे लास्ट में जो क्वेश्चन दिए होते हैं उसके फर्स्ट क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, जो लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिया गया है। एनसीईआरटी में इसका आंसर मिला जुला दिया हुआ है। मैंने इसे बड़ी खोज करके बड़ी मेहनत से इसको इकट्ठा किया कि इसमें क्या आंसर इसका एक्चुअल होना चाहिए, और जो मैंने आपको प्रस्तुत किया। ये अलग बात है दोस्तों कि ये क्वेश्चन दोबारा नहीं पूछेगा आपके बोर्ड में, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से ध्यान से कर लेते हैं, तो जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया यहाँ पर कि इस दौरान था, इस चीजों को आप अगर दूसरा क्वेश्चन कभी गलती से पूछ दे कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है और वो कैसे गतिशील ग्रंथ है, उसमें ये पॉइंट अगर आप सारा का सारा डालने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित तौर पे उस समय की परिस्थितियां आज तक दिखाई जो दे रही है वो आपको एक लाभदायक सिद्ध होगा। तो जरूरी नहीं होता है कि जो क्वेश्चन पूछ दिया है वो नहीं पूछेगा। कई बार क्या होता है कि उस क्वेश्चन को शब्दों का चयन चेंज कर दिया जाता है
और चेंज करके उस क्वेश्चन को पूछने का प्रयास किया जाता है। तो दोस्तों इसे आप ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों के बीच में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों हम कल आपको एक नए फिर क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं और वहाँ पे हम फिर से बताने का प्रयास करेंगे। अगर ये तरीका आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट जरूर करके मुझे